जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक ऐसा पद है जिसे पाने के लिए भारत देश का प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में यह सपना जरूर देखता है। इस पद को पाने की लालसा में लाखों विद्यार्थी दिल्ली, प्रयाग, जयपुर जैसे महानगरों में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की तैयारी के बाद इस पद को प्राप्त कर पाते हैं। यह पद जो कि समाज के अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक प्रतिष्ठा, योग्यता, प्रतिभा पद माना जाता है। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की आंख, नाक, कान कहलाता है। जिले में शासन का सर्वोच्च प्रतिनिधि होने के नाते यह सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता है। हम ये कह सकते हैं कि आम जनता के लिए जिला कलेक्टर जो है वह जिले की सरकार, राजा होता है। नमस्कार साथियों, मैं ललित धानावत, जीएस फैकल्टी, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर, राजस्थान से आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरी आज के परिचर्चा जिला कलेक्टर में और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज का ये टॉपिक जो जिला कलेक्टर के नाम से है, यह टॉपिक आईएएस, आरएएस की एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी जो राजस्थान में रीट का पेपर जो तैयारी उसकी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक। लेकिन किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आज का ये टॉपिक, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे जिला कलेक्टर के इतिहास, जिला कलेक्टर की शक्तियां, जिला कलेक्टर की भूमिका जो होती है उसके बारे में तो चर्चा करूंगा ही। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारतीय संविधान के द्वारा जिला कलेक्टर को कितनी शक्तियां प्रदान की हुई हैं, इस पद की वास्तविक पावर क्या होती है, यदि जिला कलेक्टर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। क्योंकि यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन आम व्यक्ति के जीवन में भी हो सकती है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख और सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, स्टूडेंट्स में नहीं अन्य लोगों में भी शेयर करें, ताकि आज की नॉलेज से वो परिचित हो सकें कि जिला कलेक्टर की शक्तियां और आम जन के प्रति जिला कलेक्टर का क्या कर्तव्य होता है, क्या वो जनसेवक है, क्या वो राजा है, इसके बारे में आज हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो कलेक्टर शब्द के अर्थों लेकर बात करेंगे। कलेक्टर शब्द जो आया है वो कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का जो अर्थ होता है वो है संग्रह करना, बटोरना, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। कलेक्ट से शब्द बना कलेक्टर और कलेक्टर का अर्थ होता है संग्रह करने वाला, एकत्र करने वाला, जमा करने वाला, बटोरने वाला। कलेक्टर जो शब्द है, इस कलेक्टर पद को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कलेक्टर कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन अदर जो स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर इसे डीएम कहा जाता है, जिला दंडाधिकारी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में इसे डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। इस पद के अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में रहे हैं। जिला कलेक्टर जो व्यवस्था है ये फ्रांस की प्रीफेक्चर व्यवस्था पर आधारित है। वहां कलेक्टर को प्रीफेक्ट कहा जाता था और प्रीफेक्टोरेट जो कहा गया वो कलेक्ट्रेट को कहा जाता था, यानी कि उसका जो कार्यालय होता था वो प्रीफेक्टोरेट कहलाता था। और आज हम जो कलेक्टर हमारे यहाँ बोलते हैं उसको प्रीफेक्ट कहते थे। इट मीन्स जो ये व्यवस्था है ये फ्रांस के प्रीफेक्चर व्यवस्था पे है। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ इसमें ये एक तरीके से हम लोग आधुनिक जो इसकी चलन है नाम को लेके हमने बात किया। लेकिन जो कलेक्टर शब्द का जो इतिहास है
ये आपको जानकारी में हो कि ये अब से नहीं, इसकी प्रामाणिकता हमें मौर्य काल से मिलती है। क्योंकि कलेक्ट शब्द जो आया है यानी कि संग्रह करने वाला है, और संग्रह जो यहाँ से लिया जाता है वो रेवेन्यू से है, वो राजस्व से है। यानी कि जो टैक्स हुआ करता था, चाहे वो कृषि कर को लेकर के है या अन्य प्रकार से जो कर प्राप्त हुआ करते थे, उसको संग्रह करने वाला कलेक्टर हुआ करता था। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल के अंदर कलेक्टर को समाहर्ता कहा जाता था, यानी जो राजस्व संग्रह करता का अधिकारी हुआ करता था उसे समाहर्ता कहते थे। चोल काल के अंदर इसे परितोपक के नाम से जाना जाता था। कलेक्टर पद का जो सृजन है वो आधुनिक काल यानी ब्रिटिश काल के अंदर से इसका इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से स्टार्ट होता है, और आज तक हम ये देखते हैं कि वर्तमान तक जो कलेक्टर की जो पोजीशन हमें नजर आती है ये ब्रिटिश कालीन इतिहास से हमें दिखती है, जब ब्रिटिश शासन एक तरीके से हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं आया था, एक कंपनी के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, तो उसी समय से ही ये कलेक्टर पद हुआ था। कलेक्टर पद का सृजन सबसे पहले बंगाल में 1772 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके द्वारा किया गया था। उस समय कलेक्टर पद के सृजन का जो उद्देश्य था वो सिर्फ राजस्व संग्रह था, यानी कि जो टैक्स जो हो रहा है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर है, जो टैक्स मिला करता था वो उन्हें एग्रीकल्चर से मिला करता था, कृषि से मिला करता था। तो जो राजस्व संग्रह के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर पद को वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बनाया था 1772 में, सबसे पहले बंगाल में। और सबसे पहला जो कलेक्टर बना था वो उसका नाम था रॉल्फ सेल्डन। रॉल्फ सेल्डन जो थे वो सबसे पहले कलेक्टर थे। 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स को ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस इसकी नजर नहीं आई। लेकिन जब बाद में इन्हें लगा कि कलेक्टर जो पद है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पद है, उसकी उपयोगिता जब नजर आई, तो 1781 में 1781 में इस पद को पुनः सृजित किया गया, पुनः इस पद को बनाया गया था। कॉर्नवालिस ने 1786 में, जो अभी तक कलेक्टर के पास जो पावर थी, राजस्व संग्रह की पावर थी, रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, इसकी अतिरिक्त और शक्तियां उसे दी, और वो दंडात्मक शक्तियां उसे प्रदान की, इस पद को दी। अब कलेक्टर जो है जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाने लगा, डीएम कहलाने लगा। 1812 ईस्वी में लॉर्ड मैकेंजी ने इस पद के लिए असीम शक्तियां प्रदान की, जिससे यह पद और भी पावरफुल हो गया। अकाल आयोग के अनुशंसा पर इसे समन्वयकारी शक्तियां भी प्रदान की गई। अब एक कोऑर्डिनेशन की शक्तियां भी इस जिला कलेक्टर पद के अंदर समाहित हो गई। ब्रिटिश काल में जो कलेक्टर है वो लिटिल नेपोलियन था एक प्रकार से। लॉर्ड हंटर ने इस पद के बारे में अपने विचार प्रकट किए, और लॉर्ड हंटर ने कहा है कि जो पद का नाम चाहे जो भी हो, चाहे हम इसे जिला कलेक्टर कहें, जिला दंडाधिकारी कहें, जिलाधिकारी कहें, लेकिन भारतीय प्रशासन जिले का मुखिया होने के नाते उसकी शक्तियां और व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर है। अब मैं आपको यहां जो डिस्कस के दौरान बताने वाला हूं वो कलेक्टर पद को जो संवैधानिक संरक्षण, हमारे संविधान की ओर से संरक्षण दिया हुआ है, अब उस पर हम लोग बात करते हैं। यहां संरक्षण दो बातों में हमें विशेष रूप से देखना है। एक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 आर्टिकल 311 में देखना है हमें। आर्टिकल 311 में कलेक्टर पद को जो कार्यकाल है उसको सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कलेक्टर को निलंबित या पदावनत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कलेक्टर जो है वो यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस का एग्जाम लिया जाता है उसमें टॉप रैंकर्स जो होते हैं उन्हें यह पद प्रदान किया जाता है, और केंद्र सरकार की ओर से उनकी जो सेवाएं हैं वो राज्यों के अधीन दी जाती है। तो कभी ऐसी स्थिति हो तो उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति के बिना निलंबित नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 197 सीआरपीसी में ये संरक्षण और इन्हें दिया गया है कि जो जिला कलेक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसमें जो जजेज हैं उनको भी शामिल किया हुआ है। उन पर कोर्ट में मुकदमा तो दर्ज किया जा सकता है। कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिला कलेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उसमें
उन पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज तो किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि जो कलेक्टर राज्य सरकार के अधीन सेवाएं दे रहे हैं या केंद्र सरकार के अधीन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आदेश तक न्यायालय किसी प्रकार का संज्ञान उनके विरुद्ध नहीं ले सकता है। जिला कलेक्टर पद की जो सेवा की जो शर्तें हैं, उनका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जिला कलेक्टर जो हैं वो अपनी सेवाएं हैं जो संबंधित जो राज्य हैं उनके अधीन होकर उन्हें प्रदान करते हैं। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो राज्य है उस राज्य का नियंत्रण जिला कलेक्टर पर नाम मात्र का होता है, न कि अंतिम निर्णय होता है। जिला कलेक्टर की नियुक्ति का होना है या उसको कोई विभागीय प्रभार देना है या जिला कलेक्टर के खिलाफ कोई जांच की बात है, निलंबन पोजीशन है, उसमें राज्य सरकार जो है कर सकती है। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निलंबन की बात यदि आएगी तो वहां पर जो अंतिम निर्णय है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है, केंद्र सरकार के ही अधीन है। हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। तो जो दो बड़ी पावर्स हैं जिसमें अनुच्छेद 311 है और जो सेक्शन 197 सीआरपीसी वाला जो है, जो इस पद को एक बड़ी शक्ति प्रदान करता है, जिसमें हम जनरली ये कह सकते हैं कि एक तरीके से डर किसी बात का नहीं होता। और देखने में ये भी आता है हमें कि काफ़ी कलेक्टर्स या हम कह सकते हैं कुछ कलेक्टर्स जो हैं वो अपने इस पद का दुरुपयोग कर जाते हैं, जो कि बहुत ही चैलेंजेबल एक पोस्ट है। इसमें कलेक्टर जो होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जिला कलेक्टर जो है वो जिले की प्रजा के लिए, जिले की आम जनता के लिए राजा की तरह होता है। इसलिए जिला कलेक्टर जो हैं उन्हें तमाम शक्तियों से लवरेज किया होता है सरकार के द्वारा, क्योंकि जिला कलेक्टर जो है उसे बहुत ही विनम्र होना की स्थिति होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि जो कलेक्टर की जो भूमिका है वो मैं आपको बताता हूं कि कलेक्टर की भूमिका कहां कहां पर है। कलेक्टर जो है एक जिले का जिलाधिकारी, जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते क्या क्या उसके कार्य होते हैं। एक राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर जो है वो राजस्व अधिकारी होता है, जिला कोष का नियंत्रक होता है, राजस्व के जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करता है, आबकारी शुल्क नियंत्रक भी होता है, भू अभिलेख नियंत्रक भी इसे माना गया है। आपदा निवारण अधिकारी के रूप में जो इसकी भूमिकाएं हैं वो कभी प्राकृतिक कोई आपदा हो, मानव जनित हो, जैसे दो समुदायों के बीच कोई झगड़ा हो जाए, चिकित्सा सहायता की बात हो या कोई आर्थिक सहायता की बात है, तो वहां पर जिला कलेक्टर जो है एक आपदा निवारण अधिकारी के रूप में अपनी भूमिकाएं अदा करता है। आपको एक विशेष बात आपको और बतानी है यहाँ कि जो रात्रि में पोस्टमार्टम की जो अनुमति है वो जिला कलेक्टर के द्वारा ही प्रदान की जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम का एक नियम है कि ये दिन में सूर्य की रोशनी में होता है। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति पड़ जाती है तो वहां कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो उस स्थिति के अंदर जिला कलेक्टर ही रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति देगा। ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति कौन देता है, तो वो देता है जिला कलेक्टर देता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की जो मुख्य भूमिका होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो जनगणना कार्यक्रम चलाया जाता है, जो जनगणना करवाई जाती है, उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। चुनाव के अंदर जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिला कलेक्टर की होती है, क्योंकि जो एक एमएलए बनता है उस एमएलए को एमएलए पद का जो सर्टिफिकेट है एक तरीके से जिला कलेक्टर के द्वारा ही दिया जाता है। वो बाद में एक अलग बात है कि एमएलए जो होता है, विधायक जो होता है, वो जिला कलेक्टर को ही आंख दिखाने लगता है, लेकिन उस समय तक वो प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसी के पास ये पावर होती है। जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कलेक्टर की अहम भूमिका होती है। नियोजन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर जो है वो विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। जिला स्तरीय नियोजन का प्रमुख व पर्यवेक्षक यह होता है। न्यायिक शक्तियां भी जिला कलेक्टर को प्रदान की हुई है, क्योंकि जो जिले का जो पुलिस तंत्र है वह उसका कंट्रोलर होता है। ये काफी विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि जो जिला कलेक्टर है
वो उसके पास पुलिस तंत्र का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस के लिए भूमिका मानते हैं कि एसपी ही सर्वे सर्वा होता है। तो ध्यान रखिए, जिला पुलिस कप्तान जो होता है वो एसपी होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जिला पुलिस अधीक्षक होता है ये, लेकिन पुलिस तंत्र का जो कंट्रोलर है वो जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर कभी भी किसी भी थाने का सर्वे कर सकता है, जिला कारागार का सर्वे कर सकता है। एक हमारे डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग सिविल डिफेंस कहते हैं, नागरिक सुरक्षा का वह प्रमुख होता है। आतंककारी गतिविधियों का नियंत्रक माना जाता है। कभी ऐसी स्थिति जिले के अंदर आ जाती है कि बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बन जाए तो आर्मी जो प्रमुख हैं उनके साथ वो संपर्क जिला कलेक्टर स्थापित कर सकता है। एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर के रूप में जिला कलेक्टर जो है वो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के मध्य कोऑर्डिनेशन बिठाए रखता है। अन्य जो विभाग होते हैं उन विभागों के बीच एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका में होता है। नगरीय व ग्रामीण संस्थाओं के मध्य, सैन्य प्रशासन व लोक सेवा के मध्य, निजी उपक्रमों और लोक सेवा के मध्य एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा करता है। इस प्रकार जिला कलेक्टर जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए यूपीएससी जो है वो प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट करती है जो इतनी बड़ी भूमिका का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील भूमिका होती है। यहाँ बहुत संवेदनाएं जो आमजन की संवेदनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पद को संभालना होता है। एकदम क्रोध या इरिटेट इस पोस्ट पर नहीं हुआ जाता। अब जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, यह टॉपिक स्टूडेंट से नहीं, भारतीय भूभाग में यानी भारत देश की भूभाग में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है उसके लिए बहुत ही नॉलेजेबल बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक पर चर्चा करूं इससे पहले ही हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। ये कुछ फोटो आप देख रहे हैं जो कि हमने सोशल मीडिया से लिए हैं। इन फोटो में जो जिला कलेक्टर्स हैं वो 2 कलेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक अगरतला शहर में एक शादी, एक विवाह जो हो रहा था उसमें मैरिज होम के अंदर जो उन्होंने, हम ये कह सकते हैं, उत्पात मचाया, वो है शैलेश यादव, वहाँ के कलेक्टर शैलेश यादव। और एक दूसरा जो फोटो आप देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का। इन दोनों जिला कलेक्टर्स ने अपने पद का दुरुपयोग किया। ये वीडियो हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि 50 सैकड़ों की संख्या में ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और यहाँ देखना उसी पुरानी बात को रिपीट करना है। चूंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर यह है कि टॉपिक के बारे में मुझे आपको समझाना है, न कि किसी की कार्यशैली की आलोचना करना है, क्योंकि कार्यशैली की आलोचना बहुत हो चुकी है। हमें सिर्फ कानून के बारे में बात करनी है। यहाँ हम जो देख रहे हैं कि रणबीर शर्मा जो कलेक्टर रहे हैं उन्होंने एक नाबालिग को थप्पड़ मारे। नाबालिग किसी काम से, अपने निजी काम से बाहर आया था जो कि इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर आया था, और उन्होंने थप्पड़ मारे। क्योंकि ये ध्यान रखिए, मैंने कहा कि कलेक्टर का जो पद है बहुत संवेदनशील पद होता है। एक आईएएस आईपीएस अधिकारी ही नहीं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी किसी की बात सुने बिना उसको थप्पड़ मार दे, ये उन्हें और उनके पद को शोभा नहीं देता, जो कि कानून के बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि कानून की पालना कराने वाले लोक सेवक ही जब कानून के विरुद्ध यदि कार्य करते हैं तो एक जो प्रजा है, जो जनता है, उसके लिए मैसेज गलत जाता है और एक गलत भूमिका जो है वो आम जन के दिमाग में तैयार हो जाती है। अब यहां सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जो गलती की वो यहां पर 3 प्रकार से लगभग गलती कर गए और उन्हीं गलतियों पर हम यह बता रहे हैं कि कानून किस प्रकार से संरक्षण आम जन को देता है, उन्हें क्या नहीं करना था। पहले कानून की जो मैं बात कर रहा हूं वो है सीआरपीसी 166। सीआरपीसी 166 में ऐसा है कि देखिए, जब कोई लोक सेवक जो है वो विधि में के द्वारा जो निर्देश दिया हुआ है उसकी पालना लोक सेवक होने के नाते उचित आचरण से नहीं करता है, वो अपने पद की जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से करता है और
लोक सेवक इस बात को जानता है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, विधि का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक आईएएस या आईपीएस या अन्य लोक सेवक को आप ये ध्यान रखिए, 1 वर्ष की सजा, 1 वर्ष का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये जो अपराध है ये जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है, यह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है। एक दूसरी जो गलती हुई और जो संरक्षण यहाँ जो आम जन को मिला हुआ है या जो अधिकारी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो है सीआरपीसी 323। सीआरपीसी 323 में बात यहाँ क्या रखी गई है कि देखिए, जब कोई लोक सेवक जो है वो जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाता है, यानी कि वो ऐसा नहीं कर रहा है कि अनजाने में हो रहा है, उसने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। लेकिन ये ध्यान रखिए, यहां जैसे वो थप्पड़ मार रहा है, किसी को घूंसा मार दिया, किसी को लात मार दी, यानी कि यहां पर उसने किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया है, जो कि हमने जैसे सोशल मीडिया पर भी देखा कि कलेक्टर रणवीर सिंह ने थप्पड़ मारा, जो कि उनकी पावर में नहीं आता है, और उन्होंने वो दूसरे जो पुलिस वाले थे उनसे भी उस लड़के को मारने के लिए कहा था। तो ये ध्यान रखिए कि यहां किसी हथियार का प्रयोग नहीं है, सीधा थप्पड़ मारने की बात है। तो यहां पर जो सजा का प्रावधान है वो 1 वर्ष के कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यहां एक खास बात क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा समझौता किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कार्रवाई होती है वो है सीआरपीसी 427। इसमें लोक सेवक जो है वो ऐसी कुचेष्टा करता है जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो क्षति है, उसको आर्थिक क्षति जो है वो 50 रुपये या इससे अधिक का नुकसान हो जाता है, 50 रुपये या उससे ज्यादा की उसको क्षति हो जाती है। जैसे कलेक्टर रणवीर शर्मा जो है उसके मोबाइल को देख करके या पूरी तरह देखते भी नहीं है, उसको तोड़ देते हैं, उसको जमीन पर डाल करके, और उसे एक बड़ी भारी क्षति होती है। तो ऐसी क्षति में यहां एक बड़ी विचित्र बात है कि यहां सजा का प्रावधान 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष है, जुर्माना है या दोनों हो सकता है। और दूसरी बात कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो पीड़ित व्यक्ति समझौता कर सकता है। जैसे उस लड़के ने समझौता किया, उसे एक मोबाइल दे दिया गया, क्योंकि कलेक्टर साहब के विरुद्ध कार्रवाई तो हुई लेकिन उसे मोबाइल दे दिया गया और उसने समझौता कर लिया और उसने कहा कि किसी प्रकार को एफआईआर वगैरह नहीं करनी है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सीआरपीसी 156 इसके प्रभाग सेक्शन 3 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट हमें किस तरह से, देखिए इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है। देखिए आपके साथ किसी प्रकार की घटना हुई, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है कि कोई अधिकारी ऐसे थप्पड़ मार देता है, या कोई एसपी ने थप्पड़ मार दिया, किसी इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मार दिया, किसी कलेक्टर ने थप्पड़ मार दिया, यानी कि कोई व्यक्ति नाजायज रूप से पीड़ित हो गया। अब उस व्यक्ति को उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करानी है और एफआईआर वो लॉन्च करा सकता है। अब जो एफआईआर दर्ज करा सकता है तो बड़ा विचारणीय बिंदु यहां पर यह है कि कौन सा थाना ऐसा है जो अपने ही अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लेगा, और यदि एफआईआर दर्ज होगी तो क्या वो अधिकारी जो है अपने पद अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको रोकने का भलीभांति प्रयास करेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहां यदि मान के चलिए कोई किसी थाने के अंदर एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो प्रावधान है वो प्रावधान सीआरपीसी 156 के सेक्शन 3 में है, और वो क्या प्रावधान है कि पीड़ित जो व्यक्ति है वो सीधा न्यायालय की शरण ले सकता है, और न्यायालय जो है इसी सीआरपीसी 156 के सेक्शन 3 में उस अधिकारी के विरुद्ध, लोक सेवक जो है उसके विरुद्ध, चाहे वो आईएएस या आईपीएस है या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसके विरुद्ध वहां से एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन यहां पर भी एक बात है, ये बात जज पर निर्भर करती है, हमें इस बात को ये ध्यान रखना है। इसलिए ये जो सेक्शन है, ये जो पावर है, इस पावर का काफी बार जो है दुरुपयोग होता है। तो हम लोगों ने जो देखा
कि सोशल मीडिया हालांकि आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये वीडियोस जो बनकर के हमारे सामने आ जाते हैं, हम देखते हैं कि सड़क पर इस समय लॉकडाउन की पोजीशन देखा जा रहा है कि जैसे गरीब जो रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, बेचारे जो रोजी रोटी कमा रहे हैं डेली की, उनके नाजायज रूप से जो कांस्टेबल होते हैं वो सब्जियों को सड़क पर फेंक रहे हैं, 3-3 4-4 5-5 लोग मिलकर के। ना वो देख रहे हैं कि महिला है, कि कोई बच्ची है, या कोई बुजुर्ग महिला है, या कोई गरीब आदमी है, बस अपनी उस सत्ता के जो पावर है उस पावर का यूज उस गरीब आदमी पर कर रहे हैं। क्योंकि इनको थोड़ा जो लीडर्स होते, देश के जो नेता होते हैं, उनके विरुद्ध इस पावर को यूज करने में थोड़ा सा जोर पड़ता है, या यदि करके देखें तो फिर वो बताते भी हैं। हालांकि जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। वो उनकी जो कार्यशैली है निस्संदेह रूप से बहुत निष्कलंक है, बहुत साफ सुथरी है। वो अपनी पावर का जो पूरा सदुपयोग करते हैं, गरीब की सेवा के लिए करते हैं। और यदि हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनके विरुद्ध वो अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए अपनी जो पद है उसके पद के प्रति पूरी जिम्मेदारी, पूरी वफादारी वो निभाते हैं। सब तरह के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो जानकारी हमने आज आपको जो जिला कलेक्टर टॉपिक के अंदर दी है कि इस जिला कलेक्टर टॉपिक का पूरा इतिहास, और उसमें यदि कलेक्टर कोई अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो एक आमजन उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई करा सकता है, ये बहुत ही नॉलेजेबल बातें जो आज की हमारे इस टॉपिक में रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये टॉपिक हमारे रीट के एग्जाम, आईएएस मेंस के लिए, आरएस मेंस के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आज की जानकारी हमें आपको कैसी लगी, जो हमने आपको जानकारी दी है, उसे आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अन्य साथी हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अन्य किसी वीडियो लेक्चर के साथ हम आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।